अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है मेरे देश में 100 के नोट की औकात बनाम सरकार। आपको बहुत अरसे से दिखाते आ रहे हैं कि हज़ार रुपए के हमने एक प्रोग्राम किया था, उसकी कुछ झलकियाँ देख लें कि 1000 रुपये में हमें क्या मिलता है। 1000 रुपये का अगर आपके पास नोट हो तो 1000 रुपये में आप क्या कुछ खरीद सकते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं उनमें क्या कुछ खरीद सकते हैं। वो एक प्रोग्राम किया था, उसका कुछ हिस्सा देखिए, आपको उसके बताता हूँ कि आज हम क्या कर रहे हैं। 1000 रुपये में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है, तसल्ली के लिए, जिनका तब्दीली का भूत उतरता नहीं है। दिहाड़ी अगर आपके पास एक दिन में 1000 रुपये आए तो आप उसको कैसे खर्च करते हैं ये आपको बताना। मेरे पास भाई खड़े हैं तो सामान लेके जा रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कितने का लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कितने पैसे कमाते हैं महीने के? तो महीने का मैं तकरीबन 18-20 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, 18-20 हज़ार। जिससे बहुत मुश्किल है। अभी ये देखे कि चंद मेहमान हमारे घर में आए हैं, ये 1100 रुपये का सामान, एक गरम मसाले का पैकेट है और एक बिरयानी का पैकेट है। और वो सब्जी कितने की ली आपने? ये मैंने लिया अपना धनिया और मिर्चें। धनिया मिर्चें ये 70 रुपये की पाव मिर्चें मिल रही हैं। अच्छा, कितने पैसे कमाते हैं आप? तकरीबन 1000 में आप एक घर का खर्चा कैसे बनाते हैं? कितने लोग कमाते हैं? और हम 3 आदमी कमाने वाले हैं, बड़ी मुश्किल से ये अच्छा सर्कल चलता है। और अगर एक आदमी कमाने वाला हो 1000 रुपये लेके आए, फिर तो बहुत प्रॉब्लम। जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी हम पीटीआई के सपोर्टर हैं, लेकिन मुश्किलात है। 1000 रुपये में गुजारा कर सकते हैं? नहीं कर सकता अलग को। कम से कम 2000 रुपया डेली की आमदन हो तो उसमें गुजारा होता है मुश्किल से। भाई मैं पूछना चाह रहा था कि 1000 रुपये अगर हमारे पास हो तो दिन गुजरता है, खाना पीना हमारा? नहीं, कहाँ बेटा, बड़ी मुश्किल से गुजरता है। 1000 रुपये में मैं अगर आपकी दुकान पे आऊँ, 1000 रुपये में क्या लेके जाऊंगा? पर्दा लेके ले सकते हैं। पर्दा ले सकता हूँ? कौन सा पर्दा ले सकता हूँ 1000 रुपये? जो सबसे हल्का पर्दा वो ले सकते हैं। कौन सा दिखाएं मुझे 1000 रुपये का? ये एक पर्दा मुझे 1000 रुपये का मिलेगा बस? 1000 रुपये की कोई कीमत ही नहीं है। कोई कीमत नहीं। कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं कमा लेता हूँ 700-800 रुपये कमा लेता हूँ। 700-800 रोज का कमा लेते हैं? 700-800 में गुजारा हो जाता है भाई आपका? गुजारा पर शुक्र है अल्लाह का। ये गरीब आदमी है जो सबर शुक्र करी जा रहा है, वो कहता है कि यार अल्लाह ताला का बड़ा करम है मेरे पे, अल्लाह ताला की जात का बड़ा शुक्र है। ये जो तमाम का तमाम उसका भरोसा है ना, उसका जो सबर है, उसका इम्तिहान ना लें। 1000 रुपये का नोट है, 6 चीज खाने ले हो, एक दिन च 2 टाइम की रोटी लेनी है, आ जाएगी? समान समून नहीं आएगी। बुरा लगेगा तुम? नहीं बेटा, बुरा नहीं। मैं जब मेरे से हिम्मत है लैन दी तो मैं दे। अगर तो अपने पुत्र हसते मैनू पुत्र ही समझो अपना। अल्लाह पाक ओहो, मैनू अपना पुत्र ही समझो। अल्लाह तानु बेहिसाब रिज़्क़। बस तुसी मैनू समझो, मैं अपनी खुशी ना होया दे चाचू को ना, तुसी पैसे ना दियो, ठीक है? खैर ना जाओ, अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे, खुश रखे। बेहिसाब रिज़्क़ दे अल्लाह मियां, ਤੁਹਾਡੇ रिज़्क़ से इजाफा करे। चाचू अपना ख्याल रखो, खैर ना जाओ। चाचू कितने पैसे बने? 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी। 1000 रुपये में हमने 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी ली है और हमारा 905 रुपये बिल बन गया। 204 जीरा भी लिया है और थोड़ी सी मिर्चें भी ली हैं। 100 रुपये में सब्जी चाहिए थोड़ी सी, मिल जाएगी सर। आलू चाहिए थोड़े से जी, आलू के साथ प्याज चाहिए जी मिल जाएगा जी। 100 रुपये में आ जाएगा सारा कुछ? आ जाएगा सर। तो डाल 100 रुपये के बना जरा। आज नाज़रीन अब सब्ज़ी भी हो गई है। आज के दिन में हमने जो सामान ख़रीदा ये सारा 1000 रुपये का सामान है और इसके अंदर ना कोई टूथपेस्ट है, ना कोई और चीज़ है जैसे चाय की पत्ती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसके अंदर घी है, चावल है, चीनी है और मसाला है सब्ज़ी का, जैसे प्याज अदरक, वो भी थोड़ा थोड़ा 100 रुपये में जो हमने लिया है वो आपके सामने है। सूरत हाल जो सी है वो बहुत ज़्यादा अबतर है। ये तो वो चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, खाने पीने की चीज़ें थी, ये उन चीज़ें थी जो सेहतमंद मुआशरे में सेहतमंद लोगों को चाहिए होती हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरह की हमारी सेहतें हैं, जिस तरह की हमारे मुल्क में हालात हैं, आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हो, वो शुगर का पेशेंट होता है, शुगर का नहीं होता तो हार्ट का पेशेंट होता है, हार्ट का पेशेंट नहीं होता तो ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है, ब्लड प्रेशर ना हो तो किडनी ख़राब होती है, किडनी ना हो तो कहीं हेपेटाइटिस होती है, कहीं कोई बीमारी होती है। हर घर के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा पेशेंट ज़रूर होता है जिसकी महीने की दवाई आनी होती है। मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरे हाथ में दवाई का नुस्खा है, ये मेरी वालदा की दवाई है, उनको हार्ट की पेशेंट है, शुगर भी है, तो उनके लिए जो मैं दवाइयाँ लेके जाता हूँ वो हार्ट का नुस्खा है सारा। ये एक दिन के अंदर जो दवाई लगती है उनकी वो तकरीबन लगती है 1500 रुपये की एक दिन के अंदर, जिसमें वो रविस्टा भी खाती हैं, प्लेविक्स भी दो खाती हैं, लोप्रिन खाती हैं, डापा खाती हैं शुगर के लिए, जेवर खाती हैं उसके लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इंसुलिन लगाती हैं, 3 टाइम लगाती हैं इंसुलिन। वो पेन होते हैं इंसुलिन के, वो लगते हैं, वो 1000 रुपये का एक पेन है, वो महीने में अगर 2 पेन लगें तो आपको 4-4.5 हज़ार रुपया लग जाता है। टेजिमेट खाती हैं, ज़िलोरिक खाती हैं उसके लिए, यूरिक एसिड के लिए,
अब ये तमाम चीज़ें हैं, अगर एक बंदे की कमाई हो 3000 रुपया, 100 रुपया रोज़ का, तो 100 रुपये में मेरे ख्याल से आप ये दिन का पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि दिन का ये नुस्खा जो उनसे है यही हार्ट और शुगर का, ये तकरीबन 400 से ऊपर जाता है। 400 से ऊपर में अगर सिर्फ दवाई आए एक दिन की, आपके घर में किसी बुज़ुर्ग की, आपके प्यारे की, आजकल तो लोगों के घर इतनी परेशानी है कि कई ऐसे बच्चे ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं जिनको रोज़ दवाई देनी पड़ती है, तो आपका गुजारा नहीं हो सकता, आप नहीं काम कर सकते, आपको मेरे ख्याल से ज़हनी परेशानी इतनी रह जाएगी कि आप इलाज नहीं करवा सके। एक होता है ना कि ला इलाज हो कोई मर्ज़, एक मर्ज़ है जिसका इलाज है और बंदे ने दवाई पे रह के वो ज़िंदा रख सकता है उसको, तो कितनी देर तक वो अपना खून पसीना बहाएगा और वो पैसे नहीं कमा पाएगा कि अपने प्यारे को ज़िंदा रख सके। तो आज इसमें बात करते हैं, दवाइयों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हम यहाँ पापड़ मंडी से पीछे लोहारी में मार्केट है, सबवे मार्केट है दवाइयों की, उसके ऊपर ही मार्केट है, वहाँ पर आए हैं, लोगों से बात करते हैं। ये वो जगह है जहाँ से आम आदमी ने ख़रीदना है। आप अमीर आदमी होंगे तो आप ख़रीद लेंगे कहीं से, बड़े स्टोर से, आजकल बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज आई गई हैं, वहाँ से ख़रीद लेंगे, आपको मैटर नहीं करता महीने का 10,000 12,000, लेकिन जिनको मैटर करता है बड़ी मुश्किल हालात में है। दवाइयों की कीमतें क्यों बढ़ गई हैं, लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे 100 के नोट की। 100 का नोट जो है वो साइज़ में ही छोटा नहीं हुआ, वो बेचारा अपनी कदर में भी छोटा हो गया, उसकी कदर भी कम हो गई है। 100 के नोट से कुछ मिल भी नहीं रहा। 100 के नोट में अगर आप 100 का नोट लेके मार्केट में जाएं तो मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल, आप 2 किलो आटा भी नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। शहजाद खान साहब लोहारी मार्केट जो फार्मासिस्ट यहाँ पर हैं, जो फार्मेसीज़ हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, और आप वो अंजुमन ताजरान है उसके नायब सदर हैं। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बट साहब अल्लाह क्या करा दिया, मेडिसिन महंगी पे महंगी होती जा रही है, समझ नहीं आ रही कुछ। बट साहब मेरी ना आज जब आपकी कॉल आई कि यार ये मेडिसिन के ऊपर है, तो उन्होंने मुझे एक ना शॉकिंग न्यूज़ दी कि रेट्स कम हो गए हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं उसी वक्त रिसर्च पे निकल पड़ा, यार कौन से रेट्स कम हुए हैं। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि 2, 3, 4 दवाइयाँ ऐसी जो यूज़ नहीं होती हैं, अच्छा। उनके रेट कम हुए हैं। अब रोज़ाना यूज़ होने वाली मेडिसिन कौन सी हैं? अभी आपने बड़ी अच्छी बातें की, आप शुगर की दवाई आपको चाहिए डेली, ब्लड प्रेशर की चाहिए आपको डेली, स्टमक की चाहिए डेली, ये डेली यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं, इन सब के रेट बढ़ गए हैं। 15 से 20, हाँ जी, 15 से 20% रेट बढ़े हैं। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, राइजिक कैप्सूल है 240 का था 280 का, तकरीबन 20% रेट इंक्रीज हुआ है। राइजिक जो है वो अक्सर आप यूज़ करते हैं मैदे के लिए, हाँ जी, ये हर चीज़ के विटामिन यूज़ करने हैं, उसका 20% रेट। आपने एंटीबायोटिक, कोई भी बीमारी आप, क्लैरिसिड एंटीबायोटिक है, क्लैरिसिड है, कोई भी बीमारी है ना, एंटीबायोटिक तो डॉक्टर लिख के देगा और मजबूरी आपने लेनी भी है। और ट्रेजेडी ये है कि डॉक्टर ने जो लिख के देना है, हम इतने पढ़े लिखे हमने वही लेना है। हमने नहीं कहना कि यार जेनेरिक पे आ जाए, चलो अगर एक दवाई 1000 रुपये की है वो हमें 300 की मिल रही है, नहीं, हम तो डॉक्टर को फॉलो करना है ना। इतनी आवाम पढ़ी लिखी है, इस पर ड्राइव ने बड़ा अच्छा किया था, नोटिफिकेशन भी है, इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? उन्होंने कहा जी जेनेरिक नेम से लिखे, अभी इम्प्लीमेंट हुआ है? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अभी तक? ठीक है, वो होगा भी नहीं क्योंकि इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? अच्छा आगे बताएं। सारे मल्टीविटामिन्स के रेट बढ़ गए हैं। इंसुलिन जो शुगर पेशेंट के लिए बढ़ गई है, खरीद रहा हूं अपने वालदा के लिए बढ़ गई है। जो आदमी डब्बी लेता था ना, वो एक पत्ते पे आ गया, पत्ते वाला 2 टैबलेट पे आ गया, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ये सिर्फ मेडिसिन का ही हाल है, किसी भी चीज़ में चली जाए। घर में कोई पेशेंट है जिसको दवाई जाती है महीने? मेरी मिसेज है, उनके लिए मैं लेके जाता हूँ, उनके लिए दवाई लेके जाता है। कितने कुछ चेंज आया कुछ महीनों में? हाँ जी, 5600 रुपये की दवाइयाँ लेके जाता था महीने की, अब लेके जा रहा हूँ 10,900 रुपये की, यानी कि डबल हो गया। कहेंगे वो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर और सारा बिल बना हुआ दिखा दो। हाँ वैसे ही है, मेरे पास बिल है, मैं अपनी वालदा की दवाई लेता था, वो 4000 में आती थी, अब वो आती है 9000 रुपये की। वही ना, वही वाली सेम दवाइयाँ सेम उसी तरह, लेकिन उसके पैसे बढ़ गए। बिल्कुल सर, 100% बढ़ गए। ट्रैप आके चेक करती है कि कौन किस तरह बेच रहा है? नहीं, हमारे पे चेक है जो एलोपैथिक बनाते हैं, जो दूसरी बनाते हैं ना हर्बल, उन पे फार्म 6-7 जरूर है, लेकिन उनको डी कंट्रोल किया गया है। क्या हाल है आपका? बड़े अच्छे लग रहे हैं खड़े हुए, क्या बात नहीं कर। दवाइयाँ की रेट क्यों बढ़ जाते हैं, क्या वजह बनती है? रेट हर साल जो महंगाई बढ़ती है ना, उसके हिसाब से ड्रैप ने एक फार्मूला रखा हुआ है। अच्छा।
जो हर साल बढ़ाना है। जो हर साल वो जाहिर हर चीज़ बढ़ती है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, वो आपने नहीं देखा 5 रुपये यूनिट बढ़ गया पिछले साल से। तो उसको आप उसको कंसिडर नहीं करते। गैस बढ़ गई है, फ्यूल बढ़ गया, ऑक्सीजन जो है सिलेंडर वो कितने का चला गया। हम लोग इंजेक्शन बनाते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें लगता है डबल से ज़्यादा रेट हो गया, मिलता ही नहीं है। वो कास्ट कहाँ पे जाएगी, उसी में जाएगी ना। तो वो पैसे तो कमाने हैं। और ड्रैब ने एक फार्मूला दिया हुआ है, उसमें एसेंशियल ड्रग्स का एक है 7% और जो नॉन एसेंशियल है वो 10.60% है। वो बढ़ा सकते हैं हम, उसको बढ़ाना चाहिए, वो बढ़ता है। और लेकिन मसला ये होता है कि आपने जो बैच बनाया हुआ है उसको आपने उसी तरह बेचना है जब नया बैच आता है ना। बिल्कुल ठीक है। मैं उस वक्त आपकी बात काट रहा हूँ। नाज़रीन, ये सारे बिजनेसमैन हैं, ये इनका कारोबार है, ये बिजनेस करते हैं। बिजनेस में ये होता है, ये दवाई का कारोबार है, कारोबार होता है, उसमें नफ़ा नुकसान होता है। उसमें नफ़े के लिए लोग बिजनेस करते हैं, नुकसान हो जाता है, जो मुसीबत आ जाए, कोई आफत आ जाए, जैसे कोरोना आया था, नुकसान हो जाता है। ये कारोबार की साइंस है, कारोबार के अंदर नफ़ा नुकसान चलता है। लेकिन जब ज़िंदगी का मामला आता है तो वहाँ दुनिया में हुकूमतें कोशिश करती हैं कि दवाइयाँ जो सी हैं कम अज़ कम लोगों को किसी तरह हुकूमत जो सी है वो कारोबार पे बोझ डाले बगैर कोशिश करे कि सब्सिडी देते हैं। हम चीनी पे सब्सिडी देते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे सब्सिडी देते हैं जो जहर हैं हमारे लिए, लेकिन हम दवाइयों पे सब्सिडी नहीं देते। पिछले अरसे में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, जैसे दवाइयाँ मुफ्त मिल रही थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में कैंसर पेशेंट को। वो कैंसर पेशेंट, ब्लड के कैंसर पेशेंट थे, वो ब्लड के अंदर उनका कुछ था, कैंसर था, ब्लड कैंसर था, वो दवाइयाँ बंद हो गई। वो कितना अरसा वो सारे के सारे पेशेंट जो उनसे हैं वो सरापा एहतजाज रहे। फिर दवाइयाँ बहुत सारे लोगों को अस्पतालों से मिल रही थी, उसमें सरापा एहतजाज रहे, कोई दवाइयाँ बंद हो गई। अब नया सा फार्मूला हुकूमत ने दिया, हर हुकूमत का अपना फार्मूला होता है। उन्होंने कहा कि ये आप कार्ड लेके जाएँ, इस कार्ड के ऊपर आपको दवाइयाँ मिलेंगी। अब वो कार्ड लेना, कार्ड इशू कराना, कार्ड का जब तक ना आना, दवाइयों का बंद रहना, इस सारे ड्रामे में वो सारा कुछ चलता रहता है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आपकी और लोगों से बात कराता हूँ, उन लोगों से जो दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? इसमें ड्रैब ने कोशिश की है, जो डॉक्टर्स हैं हमारे भाई, उन्होंने उसको चलने नहीं दे रहे। अगर वो इसको फार्मूले पे आ जाए, जनरिक में आ जाए ना, तो वो पेशेंट की काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो 400 की दवाई है वो 30 रुपये की मिल सकती है उसको पेशेंट को, लेकिन वो डॉक्टर कहता है नहीं, मैंने इसी कंपनी की लिखी, इसी की लेनी है। हालांकि डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है। डॉक्टरों का ये मौक़िफ़ है इसके ऊपर कि दवाइयाँ जो सी हैं जो हम लिख के देते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, स्टैंडर्ड होती हैं। जो दवाई सस्ते मिलेगी वो सब स्टैंडर्ड होगी, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन हम उसमें बहस में नहीं जा रहे भाईजान, हम उसमें नहीं जा रहे उस बहस में। मेरा सिर्फ सवाल इतना सा है कि दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हो रहा है? दवाइयाँ जो रोज़मर्रा की ज़रूरी हैं वो कंट्रोल करने जा रही हैं, वो कंट्रोल नहीं होने दे रहे। काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। कुछ चीज़ें जो एलोपैथिक में नहीं है और ये दूसरे वो नेचुरल में आती हैं, उसकी आपने मर्जी से उन्होंने प्राइस बढ़ाई हुई है। 25 रुपए की चीज़ जो 7000 की वो मिलती है, और डॉक्टर कहता है ये विटामिन लाजमी है। आगे चेक करती है कि कौन किस तरह बेच रहा है? नहीं, हमारे पे चेक है जो एलोपैथिक बनाते हैं, जो दूसरी बनाते हैं ना हर्बल, उन पे फार्म 6-7 ज़रूर है, लेकिन उनको डी कंट्रोल किया गया है। उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ड्रैप का। वो उसको ओपन देते हैं कि तुम जो मर्जी लगा लो। अब वो लगा लेते हैं, और डॉक्टर जो है ना सारी हमारी दवाइयाँ लिखे, एक विटामिन जरूर लिखेगा, और वो कहता है यार ये जरूर डी तो कम से कम लाजमी होता है। ये तो एक लाजमी लेके जाना है। वो 7000 का वो अकेला ही होता है, बाकी लाजमी लिखते हैं आजकल। ऐसा क्या वजह बन गई चीज़ों की? सर ये वजह डॉक्टरों की सारी अजारादारी है। इन्होंने जो है अपने बच्चों को जो है उनकी फीसें, उनके स्कूल का पेट्रोल, ये सारा हम लोगों से निकालना। सालगिरह इवन याद रहती है, उनको नहीं होती। मैं समझ गया। इवन के न्यू कार और न्यू फ्रिज भी है ना, वो ये जो फार्मेसियों से नहीं, फैक्ट्री ओनरों से इनको जाता है। हाँ, ये तो ज़्यादा हमने सुना भी है इसके बारे में। एक छोटा सा हमने इंटरव्यू किया था किसी दौर में, आपको पुरानी चीज़ें ज़रा याद करा दूँ। वो तब भी हम यहीं से गए थे। उसमें हमने 2 जो से ना मेडिकल रैप आपने अक्सर देखा होगा, वो कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्होंने हमें डॉक्टरों के बारे में क्या बताया था, ज़रा सुने जाके उनकी कहानी वो क्या है। दूसरा मुझे बताएं कि ये जब दवाइयों की मार्केटिंग होती है, ये आप कैसे करते हैं? डॉक्टर को क्या जाके बताते हैं पहले, कैसे वहाँ पर पेश करते हैं अपना केस? देखिए, हमें जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि आपने ये प्रोडक्ट लेके जानी है डॉक्टर के पास, उसको जाके डिफ़ाइन करें कि इस डिज़ीज़ में आपने इसको प्रिस्क्राइब करना है। अच्छा, डॉक्टर पहले तो सुनते हैं, उसके बाद हमारा रेगुलर विज़िट होता है डॉक्टर के पास। फिर जब हम डॉक्टर लिखना शुरू करता है उसको, तो 1-1.5 महीने बाद
जब अच्छी खासी स्ट्रेंथ लिख देता है फिर उसके बाद वो अपनी डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है डॉक्टर? डॉक्टर हमें डिफरेंट सिनेरियो से एक तरह का कह लें कि ब्लैकमेल करते हैं। डॉक्टर कहता है कि भाई वो दूसरी कंपनी वाला लड़का भी आया है हमारे पास, तो उसकी दवाई जो है वो तुमसे सस्ती है। अच्छा ये बताएं, डॉक्टर को इंसेंटिव क्या देती हैं कंपनियाँ? देखिए ये डिफरेंट सिनेरियो होता है। जिस तरह बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन उसमें ये होता है कि कई डॉक्टर्स जो हैं वो अपने चैम्बर में सिर्फ उन कंपनियों को अलाउ करती हैं जो उनको रजिस्ट्रेशन करवा के दे रही हैं, जो उनकी डिमांड। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स में उनकी रजिस्ट्रेशन होती हैं, वो बाहर लेके जाते हैं, बाहर भी लेके जाते हैं डॉक्टर्स को, उनको टिकट्स भी अलाउड की जाती हैं कि हम बिल्कुल हम आपका ख़र्चा उठाएंगे। अब फ़र्ज़ कर लें एक डॉक्टर पे 5 लाख की अमाउंट लगती है, तो वो कंपनी ये चाहेगी कि मुझे 5 लाख की जगह 50 लाख का बिजनेस मिले। आप सुन रहे हैं, ये एक बात दवाइयों की हो रही है। दवाइयों से मुराद जो आपकी जान बचाने की दवाइयाँ होती हैं, और दवाइयाँ तब बिकती हैं जब लोग बीमार होते हैं। फिर मेडिकल रैप्स जो से होते हैं वो दवाइयाँ लोहारी मार्केट में सेल भी करते हैं जो उनको सैंपल के तौर पे मिलती हैं, ऐसा भी होता है? वो उसमें ये सिनेरियो होता है कि वो बेचता है और बेच के डॉक्टर की कंपनसेशन को पूरा करता है। डॉक्टर की कंपनसेशन क्या होती है? डॉक्टर की कंपनसेशन मीन ये कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे फाइल प्रिंट करवा दो। फाइलें माने जो प्राइवेट हॉस्पिटल जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी प्रिंट करवा देते हैं। वो भी प्रिंट करवा के छोटी से छोटी चीज़। ये तो जो 50 लाख वाली गेम थी, ये तो बड़े प्रोफेसर लेवल। ये कौन सी गेम? गाड़ी शाड़ी लेके देते हैं? ये गेम आई थी गाड़ी शाड़ी की, उस पर फिर वो होती है 10% इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर, ठीक है, हमें बाकी 90% चाहिए डॉक्टर से उसे, ठीक है, बाकी ऐसे गेम 10% इन्वेस्टमेंट करेंगे डॉक्टर के ऊपर मेडिकल कंपनी वाले, और उसके बाद उनको वो 90% इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट जो से हैं ये एक बिजनेस कर रहे हैं। चाचू ये इस हुकूमत के आने से कुछ चेंज नहीं आया? कुछ चीज़ें ठीक? बड़ा कुछ चेंज आया जी, बहुत कुछ चेंज आया। महंगाई से मर रहे हैं सारे लोग। नाज़रीन एक साहब है हमारे साथ जो दवाई इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कंज्यूमर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या प्रॉब्लम आपको तकलीफ है? बट साहब मुझे तो हार्ट की प्रॉब्लम थी, मेरे स्कैन डले थे, तो मैं दवाई लेता हूँ पंजाब का। हाँ, स्टंट वाले को तो हर महीने खानी पड़ती है। वो तो डेली जी, खाना खाएं या ना खाएं दवाई तो खानी। उसमें ये गोलियां तो नहीं है? प्लेविक्स है, रोविस्टा है, ये है, लोप्रिन है, डापा है ना, यही है। तो ये दवाई प्राइवेट में तो पड़ती है एक महीने में तकरीबन 9,000 रुपए की। आपको किस तरह पड़ती है? एक महीने लेके जाता हूँ तो 3 महीने खाता हूँ। उसमें जो है ना, मैं बीच में मुझे उधर से एक बीबी ने बताया था जो डॉक्टर साहब थी। अच्छा। उन्होंने कहा ये जितनी दवाई कम खाएंगे आपका मैदा सही रहेगा। ओहो, अच्छा, उस डॉक्टर ने कहा था? डॉक्टर साहब। अच्छा, ये लेकिन आपको दिल के डॉक्टर ने कहा था रोज खाएं? दिल के डॉक्टर ने कहा था रोज खानी है। जो बीबी तरतीब बताती है दवाई खाने की, उसने बोला जी जितनी कम खाएंगे आपका फायदा। लेकिन आप उतनी नहीं खाएंगे तो आप तो जिंदा नहीं किस तरह रहेंगे? बस जी, फिर गुजारा तो कर रहे हैं। ये बताएं कि आपको अब से पहले दवाई कैसे आती थी? ये मुझे पकड़ा दें। मैं जी इससे पहले दवाई जो है ना मुझे खुद जाके लेनी पड़ती थी, और नहीं आपने कहा डाक के जरिए? मैं बताता हूँ 2 से 3 मरतबा मुझे बजरिया डाक मुझे मिली। अच्छा, भेजी है? ये कब? हाँ, किस दौर में? ये जो कोरोना के दिन थे। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोरोना के दिनों में वो भी पोस्ट ऑफिस से फ़ोन आना, आके दवाई ले जाएं जी। अच्छा ठीक, आप कहाँ रहते हैं? नश्तर कॉलोनी जी। अच्छा, फिर वहाँ से जाके मैंने पोस्ट ऑफिस से दवाई लेनी, लेके तो फिर मैं लेके आता था। ठीक है। बीच में काफ़ी अरसा तक आई नहीं है। क्यों? वो कहते जी कि इसकी वो नहीं है, आपकी रजिस्ट्रेशन दोबारा होगी, तो दोबारा जो होगी फिर आपको दवाई तो आपने जाके कहा नहीं कि मैं अब दवाई के बगैर कैसे? फिर पैसों की खरीद रहे थे? नहीं जी, पैसों से जितने खरीद सकते थे खरीदी, जितनी देर शक्कत थी थोड़ी बहुत ले लेनी, उससे गुजारा करना, खानी। उसके बाद फिर अभी जो है ना, अभी 2-2, 3-3 महीने जो है ना, मैं 1 महीने ले आता हूँ, 2 महीने 3 महीने उसी के साथ ही मैं गुजारा कर रहा हूँ। एक दिन खाली। ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ है। ये तो क्या करें जी, फिर मजबूरी है। वहाँ पे भी जाते हैं तो सारा दिन मजदूरी करनी होती है, जलालत होती है, वहाँ पे रश होता है। पहले तो जी कैटेगरी करवाएं जी, कार्ड फीड करवाएं जी, उधर जाएं जी, उधर जाएं जी, खिड़की में लंबी लंबी लाइनें होती हैं। तो दवाई तो मिल जाती है, लेकिन सारा दिन जो है ना, उस दिन का जो है ना, घर में खाने के लिए नहीं लेके जा सकते। रिक्शा चलाता हूँ। हाँ जी, ये हालात हैं हमारी हुकूमत। दवाई लेने आए थे? ये दवाई, चाय की पत्ती, दवाइयाँ तो मैंने ले ली, चाय की पत्ती वगैरह ये ली है, घर के मसाला जात लिए। हमारी हुकूमत ये जी, इस शापर पे मैं 4600 रुपये खर्च किए हैं। 4600 रुपया? हाँ जी।
इसका मतलब अपना महीना आप सारा यहाँ लगा गए हैं? हाँ जी, महीना मेरा लग गया जी। जो मेरे बच्चों ने भी कमाए थे वो मैं अभी ये चाय की पत्ती वगैरह ये चीज़ें ले ली हैं। हमारी हुकूमत ने ये जो सस्ते बाज़ार लगाए थे ना, हाँ जी, उसमें जो चीज़ें, जो ज़माने की गंदी चीज़ें हुकूमत ने बेची हैं ना हमें, वो हमने ख़रीदी हैं। वो 2 नंबर चीज़ें हुकूमत बेचे तो वो अच्छी हैं। अगर कोई दुकानदार बेचारा कोई किराने वाला को बेचता है तो उसको पकड़ लेते, ये 2 नंबर चीज़ क्यों बेच रहे, उसको जुर्माना कर देते। ओहो, क्या करें, किधर जाएं? चाचू ये इस हुकूमत के आने से कुछ चेंज नहीं आया? कुछ चीज़ें ठीक बड़ा कुछ चेंज आया जी, बहुत कुछ चेंज आया। महंगाई से मर रहे हैं सारे लोग, सबके लिए बराबर ही है। दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई, सबके लिए बराबर है जी, मेरे अकेले के लिए नहीं है। फिर जो बंदा ऐसे, जो मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपके पास खड़ा हुआ हूँ, को बात करता हूँ, ये भाई हैं, ये सारे लोग खड़े हुए हैं। आप यकीन करें कि मैंने 2-3 लोगों से अपनी ज़ुबानी सुना, अपने कानों से, आंखों से देखा, कानों से मैंने सुना। वो कहते भाईजान आप इंटरव्यू दे के इधर होते हो, जब तक घर तक पहुँचते पता चलता है जी उस बंदे पे FIR लॉन्च हुई है मेरे ते चलो कर देना, खुश हो जाए। खैर ये कुछ साडे नाल होंदा है, साडी आवाम नाल ये चेंजिंग आई जे, हाँ चेंजिंग, ये तब्दीली जे साडी, हाँ जी, ये कुछ जे, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है यार। साडे इलाके दे विच जाके देखो, इन्ना ना पानी खड़ा है। हाँ किथे गलियां दे विच? नश्तर दा बहुत हालात खराब ने। ਤੁਹਾਡਾ MPA ਕਿਹੜਾ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਸਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਨਾ ਜਾਓ ਚਾਚੂ, ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, मैं फिक्र नहीं, परेशान नहीं होना। नाजी ये एक कहानी है, ये हमारे लोकल मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यही ये चाहते हैं कि यार ये कौन माफिया है, ये किस तरह दवाइयाँ सस्ती। अच्छा वैसे आप लोगों की मदद कर देते हैं, ऐसे कोई बंदा आए तो? बस इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर देते हैं। अपने सारे भाइयों से भी कहा करें कि ऐसी कोई सिचुएशन में ना कौमें इसी तरह साथ मिलकर ये मुश्किल वक्त में साथ देती है। गल है कि बंदा जिन्नी मर्जी कोशिश करे, जिन्ना चिर बंदा खुद ते अल्लाह ताला मदद नहीं करे कुछ नहीं होता। ये भी सही कह रहे हो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। क्योंकि बंदा, क्योंकि लेकिन साडी बदकिस्मती है कि सारी जिंदगी जिस बंदे ने इंज कीता ना वो साडे ते मुसल्लत हो गया। ओए होए, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਚੰਦਾ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ? ਲੱਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੈਟਰੀਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਮਾਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ। हाँ ठीक है। तो जे तू लोगों को मांग के काम करना तो मनु दे, मैं तेरे तो बेहतरीन करांगा, क्योंकि मैं तो ना किलो गोश्त खाने वाला बंदा, मैं तो 2 बोटियां दी कालू खाने वाला बंदा, मैं तो तेरे तो ज़्यादा पैसे खर्च करांगा। गल है कि तैनूं वज़ीर आज़म बनाया, तू डिलीवर कर, तू माफिया करते काबू आ गया। और थानेदार जरा पूरे इलाके में सीधा कर सकता है, तू वज़ीर आज़म है। ਆਹੋ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। माफिया की है, हर आदमी माफिया। 22 करोड़ का 22 करोड़ माफिया। जिस चीज तू हथ पाना वो चीज गायब हो जाती है। तू ना बात, तेरी मेहरबानी, तू चुप करके भैया तू अल्लाह कर, तू अल्लाह कर, आप ही ऐसे कर लागे सही। तू ना हथ पा, जिस चीज हथ पाना वो चीज गायब हो जाती है, वो महंगी हो जाती है। मैं वही देख रहा ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। बिल्कुल ठीक है। बेस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋ ਉੱਥੋਂ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੈਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੇ 2000 ਉਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ 100 ਰੁਪਏ ਗਿਆ, ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਫੜਦੇ ਪਏ, ਥੱਲੋਂ ਬੇਸ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤੀ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰੋ, ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, मैं उससे ज़्यादा अच्छा अस्पताल बना देगा। आप क्या कहते हैं, दवाई इस्तेमाल करते हैं घर में? हाँ जी, कौन सी? वालिद साहब के लिए हार्ट के पेशेंट है। हार्ट के पेशेंट जाती है तो खर्चा बड़ा है महीने का? जी बिल्कुल। कितनी ज़्यादा हुई है? कुछ दवाइयाँ बाहर से लेते हैं, कुछ उधर से मिलती हैं पंजाब जी। अच्छा,
वो महीने की दवाइयाँ फिर उधर से लेते हैं। हर किसी ने यूज़ करनी है, दवाइयाँ यूज़ करनी है। आप मल्टीनेशनल का काम करते हैं तो वो दवाइयाँ तो महंगी हैं ऑलरेडी, उस पर तो अब आपको ड्यूटी पड़ती होगी। यकीनन नहीं, वैसे तो मल्टीनेशनल अक्सर कंपनियां यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है मेडिसिन की ना, तो बहुत सिलेक्टेड प्रोडक्ट है जो बाहर से आ रही, वैक्सीनेशन वगैरह जिस पे ड्यूटीज़ पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर सबसे पहले तो मशहूर हो आप सबका, आपकी पूरी टीम का, आपकी चैनल का, कि आपने इस अहम मौजू पे या सबको ना मदऊ किया और इस अहम मौजू पे आप गुफ्तगू कर रहे हो। तो यहाँ पे जो असल मौजू है वो ये है कि क्या हमें मल्टीनेशनल मेडिसिन यूज़ करनी है कि नहीं करनी चाहिए, हमें क्या करना है, या लोकल मेडिसिन पे आ जाए। लोकल मेडिसिन के इस्तेमाल से एक तो हम देखते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर जो है तरक्की का इन्हिसार इसी पर है कि हम अपनी लोकल प्रोडक्ट को क्या करें, वो एक्सपोर्ट करें। अगर टोटली हम इंपोर्ट पे डिपेंड करेंगे तो दिन ब दिन हम नीचे से नीचे होते चले जाएंगे। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। नाज़रीन, सिचुएशन यहाँ पर ये है, मैं इसको कंक्लूड करूँगा इस तरह के, जो आपने हर चीज़ का जो नुक्ता कहीं सिरा जाके आप पकड़े ना, तो कहते ने घर दे वड्डे नूं फड़ो, घर दे बच्चे कोई काम खराब करन, घर दे कोई नुकसान करन, वो कहते ने वड्डियां नूं दसो। तो जब मुल्क में कोई चीज़ ख़राब होती है ना तो आप सरबराह की तरफ ही देखते हैं, आपकी नज़रें उसी की तरफ उठती हैं। अब आप मुझे कहें कि मेरा सरबराह जो उनसे है वो सारा दिन मसले पे बैठा रहता है, दुआ मांगता रहता है, बड़ा नेक आदमी है, ईमानदार आदमी है, और मैं आपसे कहूँ कि यार मुल्क में तबाही मच रही है और लोग जो उनसे यहाँ परेशान है, जिन्होंने सामान ख़रीदना है वो परेशान है, मेरा लीडर जो उनसे है वो मसले से नहीं उठ रहा, तो फिर मुझे उसकी ऐसी नमाज़ों, ऐसे नेक होने का क्या फ़ायदा। ये छोटी सी मिसाल है, इसको आप आजमा के देख सकते हैं, क्योंकि जिसको हम जिस काम के लिए लाए हैं उसका वही काम, उसकी इबादत होती है। अगर आप एक बंदे को, पुलिस वाले को भर्ती करते हैं अपनी हिफाजत के लिए, और वो सारा दिन मस्जिद से ना निकले, तो मेरे ख्याल से वो अपने काम में ख़यानत कर रहा है। उसका काम है, उसका फ़र्ज़ है कि वो लोगों की हिफाजत के लिए खड़ा रहे। और यकीन माने, मैंने सुना अपने बड़ों से, कि मैंने पढ़ा भी है कि जो काम आपको दिया गया, जो आपका फ़र्ज़ है, उसको फ़र्ज़ काम को करना भी इबादत में शुमार होता है, ईमानदारी से करना। अब ये फ़र्ज़ काम है, ये काम मैंने आपको बता दी हैं, ये सारे लोगों की बातें आपने सुन ली हैं। परेशानियाँ बहुत शदीद हैं, परेशानियाँ नज़र भी आ रही हैं, हल गली मोहल्ले में हर बंदे को पता है, लेकिन नहीं पता तो चमन के माली को ही नहीं पता, वरना गुल तो सारा जाने है। वो क्या कहते हैं ना, गुलिस्तान तो सारा जाने है, तमाम का तमाम मसला। तो दरख्वास्त आपसे ये है, देखने सुनने वालों से, कि कोशिश करें कि स्पेशली खान साहब से कोशिश करें कि जो लोग गरीब आदमी है ना, उसको आप किसी तरह रिलीफ दे दें। ये गरीब आदमी आपके इर्द गिर्द नहीं बैठे होंगे, क्योंकि इनमें से कोई जो सा जुल्फी बुखारी नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई रज़ाक दाऊद नहीं है, कोई बड़े लोग नहीं हैं, ये ना मियां मंशा साहब हैं, कोई नहीं है। ये आम छोटे मोटे लोग हैं, इनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स से इनकी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है ना, ये 100 के नोट की, जैसे मैंने आपको बात की, आज की दवाइयों की बात की, इससे ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, और ज़िंदगियाँ जब जुड़ी होती हैं तो फिर बंदे के लिए वो छोटी मोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि असल में हकीकत क्या है। सिर्फ तस्वीर बदली है, करैक्टर बदले हैं, और जो कल के विलन थे वो आज हीरो बन गए हैं, जो आज के विलन हैं वो कल के हीरो थे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। खान साहब के पास कोई बड़े प्लान्स होंगे हमारे लिए तरक्की होगी, हम तरक्की करेंगे, मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। आमिर जी सर, उठ, सो गए? एंडी तारीफ की थी तेरे लीडर दी। ईमानदार आदमी है। एहसास प्रोग्राम 12-12 हज़ार रुपए बहुत से लोगों को दिए। अच्छा, अब्बा जी किधर हैं आपके? अब्बा जी 12,000 निकलवाने गए हैं इसके लिए। है क्यों? अंकल किधर थे आप? छुपे हुए थे हम? ये पुठी तब्दीली है। इस तरह ते ना कहो। खान साहब कह रहे हैं कि 5 साल होर दियो जे मुल्क होर उत्ते लेके जाना जेते, ताकि निचला तबका जड़ा है और रवे ही ना बेचारा। 3 साल के बाद कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आई। 3 साल हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। डॉलर सस्ता करता है इमरान खान ने। डॉलर सस्ता कर दिया वो कह रहा। इन्हां दा लीडर भी झूठा बताए ते ये भी झूठे। जो इंसान समझता है ना कि अवाम बेवकूफ है, उससे बड़ा बेवकूफ है ही कोई नहीं। वो केड़ी तब्दीली आई है? ना करो। भुखे मरन दी तब्दीली आई है। ते अगो कहंदा असली सुकून कब्र च ते आप ही हेठ जा। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। ओ भाई चुप कर, साडा और कही जांदा घबराना नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ओ कूड़ियां दे ढेर देखो महल्लियां दे विच पहले हुंदे सन। हुण ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ? ਓ ਯਾਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਫਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ नहीं है। अंकल बस ओए इमरान तो बड़ा कोई कोरोना नहीं है। बस अब्बा जी बताएं, ये कहता है इमरान खान सही है। अंकल मारे तो ना यार उसको।
और कोरोना तो बचोगे तो नहीं बचोगे। वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद, उस्मान बुज़दार साहब जिंदाबाद। ओ केड़ा टूणवट्टा साहब है ना कोई गल ओनू आवे पता नहीं कित्थों लिया। ओ इमरान खान करदा सारा कुछ, ओ बुज़दार कुछ नहीं करदा। वजीर आला यार वो उसकी इज्जत करें, वजीर आजम ओ भट्ट साहब केड़ा वजीर आला, काउंसलर नहीं बनन दे लायक। तेरी वजह तो मैं फंस गया और मेरा दिल कर रहा है मैं तेरे लावा, लेकिन मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई। हमारा वो हिसाब हो गया कि हमें अपनी मिजरी में भी कॉमेडी नज़र आ रही है। हमें समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं। अपने मुंह से कहा हाकिम वक्त ने कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे मुझे ये थोड़ी सी रोशनी नज़र आई कि चलें इसको एहसास तो है, लेकिन इस एहसास को कितना ये करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे लोग मुश्किल में, ये मुझे एहसास है कि महंगाई है। तो अमर भाई ठीक है ना, फिर तुम्हारा लीडर बचा लिया हमने। इतनी मुझे मार पड़ गई, अब तो मुझे लीडर बदलना पड़ना है।